Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. Lecture number 36 and the topic is tension and acceleration in string. आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के साथ दो ऑब्जेक्ट्स को अटैच करके उनको मूव करवाना हमने। आज के केस में हमने पढ़ना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा और सेकंड जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा सेकंड केस में। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other body moves on a smooth horizontal surface। यहाँ पर देखें कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है। दो ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग के साथ बांध दिया गया है। एक सिरे के साथ ऑब्जेक्ट ए को है बांधा हमने और सेकंड ऑब्जेक्ट बी है, उसको सेकंड एंड ऑफ स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये वाली जो आपको नज़र आई यहाँ ये पुली है। अब स्ट्रिंग को पुली में से पास किया है, वो पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसलिए स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन जो है वो सेम होगा। यहाँ पर भी M1 जो है वो उसका वेट ऑफ M1 ग्रेटर होगा वेट ऑफ M2 से, या ऐसे कह लें कि M1 ऑब्जेक्ट A जो है वो हैवियर होगा B से, इसलिए ये डाउनवर्ड मूव करेगा ऑब्जेक्ट A और इसकी मोशन होगी वर्टिकली, जबकि बॉडी B जो है वो इस मेज़ के ऊपर स्मूथ सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। जब A नीचे को जाएगा तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये डायरेक्शन दी हुई है इसकी। अब स्टूडेंट, हमने इस केस में भी एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करना है। देखिए, कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। रस्सी जो है वो बेलचक है। लेट बॉडी A मूव्स डाउनवर्ड्स with an acceleration A. Since the string is inextensible, therefore the body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A. And as the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string. पहले केस की तरह ही टेंशन भी throughout the string सेम है और दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन भी सेम है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो मोशन होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की या दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो डिफरेंट होंगी। पहले हम फॉर बॉडी ए की बात करेंगे। एज बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड मूव कर रहा है और है भी हैवियर है, लिहाजा जो वेट होगा M1 का वो ग्रेटर दैन T होगा। नेट फोर्स ऑन ए पहले केस की तरह ही W माइनस T हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नेट फोर्स इज इक्वल टू M1A अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू M में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे F था तो F की जगह पे हमने M1A लिख दिया। इज इक्वल टू W जो है वो M1 के लिए M1G होगा, क्योंकि W का फार्मूला mg होता है। W इज इक्वल टू mg, तो M यहाँ पर M1 है इसलिए M1G लिख दिया और माइनस T हो रहा है वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, बॉडी B के लिए देखें कि बॉडी B पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B आर, एक तो वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, वो अगर टेबल के ऊपर देखें जो बॉडी B नज़र आ रहा है वो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, जबकि रिएक्शन इसका जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग अपवर्ड, और वो जो टेबल की सतह है सरफेस जो है वो अपवर्ड एक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर किसी टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है तो बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो सरफेस जो है टेबल जो है वो उसकी वो फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। बुक जो है डाउनवर्ड मूव करती है
लेकिन वो ना बुक नीचे नहीं आती, क्योंकि उसने टेबल जो है उतना ही रिएक्शन का फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा होता है बुक के ऊपर। और दोनों ऐसे कह लें कि दोनों वेट और वो जो रिएक्शन फोर्स है दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला वेट और रिएक्शन फोर्स जो है ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। एंड थर्ड मोशन इज फोर्स इज टेंशन इन स्ट्रिंग, दैट इज पुलिंग बॉडी बी, जो बी को पुल कर रही है। तो स्टूडेंट इस केस में सिर्फ टेंशन ही नेट फोर्स है, क्योंकि वेट और रिएक्शन ये दो तरह की जो फोर्सेस हैं जो हैं ये तो कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। तो देखें, एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, हैंस रिजल्टेंट ऑफ W एंड T आर ज़ीरो। वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि W और T इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल करके ये तो ज़ीरो आ जाएंगे। हैंस नेट फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू T, तो नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे M2A, क्योंकि बॉडी B की बात हो रही है, बॉडी B का मास M2 है, तो फोर्स M2A इक्वल टू T इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है वो T ही अप्लाई कर रही है। वेल स्टूडेंट, अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो लिहाजा हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड कर देंगे। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे A जो है वो कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा M1 प्लस M2। राइट हैंड साइड पे देखें, माइनस T और प्लस T आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा M1G। वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की, तो A लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ रहेगा और उसके साथ जो फैक्टर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पे आके ओवर में आ जाएगा, किसके ओवर में, M1G के ओवर में आ जाएगा। तो लिहाजा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1G और M1 प्लस M2। अब इस केस में आपने डिवाइड नहीं करना टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन आपने क्या करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये जो आई है M1G और M1 M2 ये आपने सेकंड इक्वेशन में इसमें ये ऊपर जो नज़र आ रहा है M2A इज इक्वल टू T की जगह पे आपने A की जगह पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में A की। तो लिहाजा देखें, राइट हैंड साइड पे T है तो T ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे M2 इंटू A है, तो A की जगह पे हमने A की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज़ M1G और ओवर M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा जस्ट। तो लिहाजा न्यूमरेटर में M1G है, तो M1G के साथ जब M2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा M1 M2G ओवर बाकी टर्म बाकी फैक्टर ऐसे ही M1 प्लस M2। तो T इज इक्वल टू M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2, ये T की वैल्यू भी आ गई है। इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म होता है। होमवर्क नोट कर लें। लर्न एंड राइट टुडे लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।